जय हिंद जय जोहार दोस्तों। आज हम आपसे झारखंड बोर्ड क्लास 10th के विषय गणित के मॉडल सेट 1 के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुल 40 प्रश्न हैं और 40 प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसलिए ये आपके झारखंड बोर्ड एग्जाम और झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 120 को जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। 120 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो 60 बार में कट जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 30 बार में कट जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा, और फिर जब 3 से भाग देंगे तो ये जो है 5 बार में कट जाएगा। यानी हो जाएगा 120 बराबर हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, क्योंकि यहाँ 3 ठो 2 है, उसके बाद 3 गुने 5, 3 गुने 5, यानी कि इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तीय 9 दिया है। 306 तथा 657 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो आपको जो है एक फॉर्मूला पता होगा, या फिर हम बताते हैं। जो फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक की गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या 306 गुने में दूसरी संख्या 657 बराबर हो जाएगा दोनों का एचसीएफ गुने में दोनों का एलसीएम। ठीक है, अब हमको एलसीएम निकालना है, तो बाकी सबको दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो एचसीएफ इधर गुना में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो इसका मान कितना दिया है? 9 दिया गया है, तो बटे में 9। अब जब इसको काटेंगे तो ये 9 सत्ते 63, 64 65 यानी 27, 9 दिया 27। अब 73 को जब 306 से गुना करेंगे तो आपका जो है 22338 आएगा। आप गुना करके देख सकते हो। ठीक है, तो जब इसको गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो ये जो है राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 15 और 25 का एचसीएफ है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। तो एचसीएफ के लिए हम लोग को क्या गुणनखंड निकालना होगा। तो गुणनखंड के लिए हम लोग जो है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करेंगे। तो 15, तो ये 3 से जाएगा, 3 5 15, और 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा तो ये 5 से जाएगा, 5 25। अब 15 बराबर क्या हो जाएगा? 3 गुने 5, और 25 बराबर हो जाएगा 5 गुने 5। और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन फैक्टर मतलब कि दोनों में कौन सा जो है समान गुणनखंड है। तो इसमें देखिए 5 है, 25 वाले में भी और 15 वाले में भी 5 है, यानी कि इसका जो है कॉमन फैक्टर एक ही है, सिर्फ 5 है। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ है वो 5 ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अद्वितीय होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 दिया गया है। तो हमको जो है इसका द्विघात बहुपद निकालना है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक फॉर्मूला या फिर द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, ax² + bx + c। तो इसमें हम लोग जो है a, b और c का मान कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद जो है इस फॉर्मूले में बिठा देंगे तो हमको जो है द्विघात बहुपद मिल जाएगा। तो उसके लिए हम लोग जो है पहले शून्यकों का योग और गुणनफल से a, b, c का मान कैलकुलेट करेंगे। तो शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a होता है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल बराबर जो है c/a होता है। शून्यकों का योग बराबर -b/a होता है और गुणनफल बराबर c/a होता है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग जो है इसको पुट करेंगे तो √2 बराबर हो जाएगा -b/a, और जो है c/a बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोनों में एक कॉमन है a, ये दोनों में कॉमन है, और यहाँ पर a का वैल्यू अगर हम लोग 3 लेंगे तो c का वैल्यू जो है 1 आएगा। ठीक है, तो हम लोग को देखिए यहाँ पर a का वैल्यू तो नीचे यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, यहाँ कुछ नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि a का वैल्यू तो बराबर होना चाहिए ना, तो अब यहाँ पर नीचे 3 से भाग देंगे और ऊपर जो है 3 से गुना कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2/3 बराबर हो जाएगा -b/a। अब देखिए a का वैल्यू 3 हो गया, और यहाँ पर तो a का वैल्यू 3 था और c का वैल्यू 1 हम लोग ले चुके थे। अब उसके बाद जो है -b का जो वैल्यू है वो 3√2 है। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3√2 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना था, 3 था, यानी 3x² हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना था, -3√2, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3√2x, और c का वैल्यू कितना था, 1, यानी +1। अब देखिए ये वाला वैल्यू कहाँ पर दिया गया है, तो ये वाला वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ax² + bx + c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा का मान क्या होगा।
तो अल्फा प्लस बीटा यानी संयुग्मों के योग का मान जो है -b/में ए होता है, और ये जो है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लेता यदि अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये हो जाता c/में ए। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, तो इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो बहुपद के शून्यकों की संख्या निकालने के लिए एक ट्रिक या फिर रूल समझ लीजिए। ये होता है कि बहुपद px का जो ग्राफ है वो x एक्सिस, ये जो x एक्सिस है इसको कितनी बार टच कर रहा है। तो ये देखिए बहुपद px का ग्राफ ये वाला है, और ये x एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रहा है, यानी एक भी बार काट भी नहीं रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। शून्यकों की संख्या जो है वो 0 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। ये दो समीकरण युग्म दिया गया है। ये जो है दो रेखाएं हैं। ठीक है, ये दो रेखाएं हैं एक प्रकार की, जिसमें जो है a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी जो है a1/a2 जो है वो बराबर है b1/b2 के, और ये जो है c1/c2 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार की रेखाओं को हम लोग जो है समांतर रेखाएं बोलते हैं। ये दोनों रेखाएं किसी होती है समांतर, क्योंकि ये दोनों रेखाएं आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो इसमें जो है कोई हल नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई हल नहीं होगा इस केस में। ठीक है, और अगर यहीं पर अगर यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 डायरेक्ट पहले ही हो जाता है ये वाला केस, तो ये हो जाता जो है प्रतिच्छेद करती रेखाएं। दो रेखाएं होती जो आपस में एक दूसरे से प्रतिच्छेद करती, और इसका जो है अद्वितीय हल होता। ठीक है, और अगर यही केस में अगर तीनों बराबर हो जाता तो ये हो जाती संपाती रेखाएं, यानी कि एक रेखा के ऊपर में एक रेखा, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती होती। और इस केस में जो है हर जगह प्रतिच्छेद कर रही है, यानी क्या हो जाता, अनेक हल हो जाता। लेकिन यहाँ पर जो है पहले बराबर है और बाद में बराबर नहीं है, यानी कि जो है ये समांतर रेखाएं हैं, और इसका जो है कोई हल नहीं होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, समीकरण युग्म 2x - 3y इक्वल टू 0 तथा 3x + 4y + 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या होगी। तो चलिए इसको हम लोग जो है कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है पहले a1/a2 का मान कैलकुलेट करेंगे। तो a1 देखिए यहाँ पर 2 है, और a2 देखिए 3 है, तो ये हो जाएगा 2/3। उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे b1/b2। तो b1/b2 कितना हो जाएगा, तो ये -3 है और b2 जो है 4 है, तो -3/4। उसके बाद c1/c2, तो c1/c2 कितना हो जाएगा, c1 जो है 0 है और c2 जो है 20 है, तो 0/20 यानी 0। अब देखिए a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है। a1/a2 जो है b1/b2 के बराबर नहीं है, यानी ये दोनों कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, और इसका जो है अद्वितीय हल होगा, सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx - y = 2 तथा 6x - 2y = 4 का अनंत हल है। तो अनंत हल होने के लिए ये दोनों समीकरण युग्म को एक दूसरे का संपाती होना पड़ेगा, और संपाती होने के लिए जो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए हम लोग जो है इसको बराबर करेंगे। तो a1 का मान दिया गया है, c दिया है, तो c में, और a2 का मान जो है 6 दिया गया है, तो 6 बराबर b1 का मान देखिए -1 है और b2 का -2, तो -1/2 और इक्वल टू में c1 का मान यहाँ पर 2 दिया है, लेकिन ये इधर आएगा क्योंकि हम लोग जो है इसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं ax + by + c = 0 करते हैं इक्वल टू में, तो ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और बट्टे में ये 4 यहाँ है। जब इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो जो है c का मान हो जाएगा -4, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, यानी 1/2 आएगा। और ये देखिए ये तो माइनस यहाँ पर जो है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। तो देखिए b1/b2 और c1/c2 का मान 1/2 आया है, और जो है a1/a2 का मान जो है c/6 है, यानी इसके मान को भी 1/2 करना होगा, तो c/6 = 1/2 करना होगा। ठीक है, तो c बराबर क्या हो जाएगा, 6 इधर भाग में इधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी 6/2 हो जाएगा। जब इसको काटेंगे तो जो है 3 आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी का जो है मान 3 होना चाहिए,
तब ये जो है संपाती होगा और इसका अनंत हल होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या है। तो इसको जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 लेकर विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 को जो है 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 को 1 से, ताकि कट जाएगा y का वैल्यू। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 को, तो ये हो जाएगा 4x - 2y = 10 और ये समीकरण 2 हो जाएगा 1 से गुना करने पर वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और ये 4 3 7x हो जाएगा और ये 10 4 14। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब x के वैल्यू को समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुने x के जगह पर कितना हो जाएगा 2 - y = 5। ठीक है, ये माइनस है। अब 2 दूनी 4 और ये -y = हो जाएगा 5 और ये 2 दूनी 4 इधर जाएगा तो ये -4, तो -y = 1। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू -1 हो जाएगा और x का वैल्यू कितना है 2 है। तो 2 और -1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असंगत कहलाता है। और ये जो है समांतर रेखाओं के केस में होता है, जब 2 समांतर रेखाएं युग्म दिया रहता है तो वो जो है असंगत कहलाती है और उसका कोई हल नहीं होता है। और ये जो है उनके अचरों का अनुपात जो है a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 होता है, उनके अचरों का अनुपात का मान। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म x + y = 9 और x - y = 1 का हल है। तो इसमें जो अचर है हमारा x का जो अचर है दोनों में सेम है, तो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 को जोड़ने पर तो x + y = 9 और x - y = जो है 1 हो जाएगा। अब ये देखिए y कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2x x जुड़ जाएगा तो 2x = 9 और 1 10 हो जाएगा। तो 2x = 10 यानी कि x = कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है 5 आया है। अब x का वैल्यू को समीकरण 1 में पुट करेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना है 5 + y = 9 और y = कितना हो जाएगा 9 - 5 यानी कि y का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। x का वैल्यू कितना आया है 5 और y का वैल्यू कितना आया है 4, यानी कि 5 और 4 होगा। तो ऑप्शन ए और बी में नहीं दिया है तो ऑप्शन सी की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो ऑप्शन सी में जो इसका मान दिया गया है 5 और 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण होने के लिए ये जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर, इसको ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में होना होगा। ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में, जहाँ पर a का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बाकी b 0 हो जाएगा तो चलेगा, c भी 0 हो जाएगा तो चलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम लोग सोल्व करके देखते हैं। तो ए ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। तो x को गुना करेंगे तो ये x² हो जाएगा माइनस, और x को 3 से गुना करेंगे तो 3x = अपोजिट साइड में क्या है x² - 7 है। ठीक है, तो ये x² कट जाएगा तो देखिए x² का वैल्यू तो बचता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 में देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, यानी ये हो जाएगा x² + 2ab यानी कि 2x और b जो है 1 ही है। ठीक है, प्लस और 1 का स्क्वायर यानी 1, और देखिए इक्वल टू के सेट किया है x² - 5x। ठीक है, तो इस बार भी क्या हो जाएगा x² कट जाएगा तो x² बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा नहीं होगा, क्योंकि x² जो है ये x² का वैल्यू होना चाहिए, a का मान जहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, तो b भी नहीं होगा। तो अब अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला ऑप्शन है सी में देखिए x + 1 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1 हो जाएगा। इसको a + b का होल स्क्वायर में सॉल्व करेंगे तो, और इधर हो जाएगा 2x - 3। इन देखिए ये हो सकता है क्योंकि ये x² है और इस साइड में x² नहीं है, यानी कि जो x² जो है वो बच जाएगा। ठीक है, और बच जाएगा तो उस फॉर्मेट में लिख सकते हैं x² + bx + c, जहाँ पर a जो है 0 नहीं होगा, उस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। देख सकते हैं आप सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा। d भी चेक करके देखते हैं। तो ये देखिए x² + 3x + 1 और x - 2, तो इसमें भी जो है इक्वल टू के उस साइड जो है x² नहीं है, यानी इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो है दोनों ऑप्शन सही होगा।
तो इसमें जो ये क्वेश्चन या तो गलत दिया है या फिर देखिए ये ऑप्शन दोनों सही होगा, ठीक है, या फिर एक ऑप्शन गलत दिया है, ठीक। तो आखिर आपको समझ में तो आ गया कि किस तरह से सॉल्व करना है। एग्जाम में आपका जो है इस तरह से नहीं होगा, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में जो है दोनों ऑप्शन सही था, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देता है तो वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा और उस क्वेश्चन के जितने नंबर हैं वो आपको पूरे मिलेंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको जो पूरे 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, 2 नंबर का है तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, तो उसकी बात के लिए टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि विविधकर डी का मान जो है 0 से बड़ा है, ठीक है, तो मूल होंगे। तो विविधकर को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, और इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से, और उसके बाद चेक करते हैं कि अगर d का वैल्यू जो है 0 के बराबर है, अगर 0 के बराबर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि मूल जो है वास्तविक है और समान है, ठीक है। और अगर यदि d का वैल्यू जो है 0 से जो छोटा रहता है तो हम लोग कहते हैं कि मूल जो है वास्तविक नहीं है, ठीक। और अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए तो हम लोग कहते हैं कि मूल वास्तविक और भिन्न है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति है। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हम लोग को पहले जो है विविधकर यानी d का वैल्यू कैलकुलेट करना होगा। तो ये होता है d² - 4ac, ठीक है। तो b का मान जो है 1 दिया है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, -4 × a का मान भी जो है 1 दिया है, 1 × c का मान देखिए -1 दिया है, तो -1, ठीक है। अब 1 और ये 4 × 1 यानी 4 हो जाएगा, और -1 देखिए ये -1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यानी -1 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 4 × 1 4 और 1 4, तो 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, यानी d का वैल्यू जो है 5 आया है। और हम क्या बताए थे अगला क्वेश्चन में कि d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रहे, ठीक है, 0 से बड़ा रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, मूल जो है वास्तविक होगा और असमान होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है, ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। तो दो भिन्न और वास्तविक मूल होगा जब जो है d यानी विविधकर का मान 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा देखिए किस केस में है, तो यहाँ पर देखिए d बराबर होता है b² - 4ac, और वो बड़ा है 0 से, यानी इस केस में जो है ऑप्शन नंबर सी के टाइम जो है दो भिन्न और वास्तविक मूल हमको जो है प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 है, इसका विविधकर क्या होगा। तो विविधकर जो है d बराबर होता है b² - 4ac। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो b का मान -1 है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -4 × a का मान कितना दिया है, 1 दिया है, इंटू c का मान जो है 3 दिया है, तो 1 माइनस, और ये देखिए 4 दिया 12, तो 1 में -12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -11। तो d का मान जो है -11, यानी विविधकर का मान कितना हो जाएगा, -11। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि द्विघात समीकरण x² - 4s + k = 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। तो मूल जो है समान है, तो मूल समान कब होगा, जब d का मान जो है 0 के बराबर होगा, तो दो वास्तविक एवं समान मूल प्राप्त होगा। तो d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, तो ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो चलिए इसको बराबर करके देखते हैं। तो b का मान जो है -4 है, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -4 × -4 यही होगा इसका स्क्वायर, 4 4 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 16 हो जाएगा और -4, तो 4 × a का मान कितना दिया है, वो a का मान जो है 1 हो 1, और c का मान देखिए k दिया है, तो इंटू k = 0, ठीक है, 0। अब उसके बाद देखिए 16 माइनस और यहाँ पर 4k हो जाएगा। अब ये 16 इधर क्या है, प्लस में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये -4k हो जाएगा इक्वल टू -16 हो जाएगा, ठीक है। ये 16 इधर जाएगा इक्वल टू के, तो -16, और इसको गुना करेंगे तो -4k, माइनस माइनस कट गया। तो k का वैल्यू निकालना है, तो k का वैल्यू k इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको काट देते हैं, 4 4 16, यानी k बराबर कितना आया, 4। तो 4 आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 = 0 का मूल ज्ञात करें। तो इसका मूल ज्ञात करने का जो है दो विधि है, एक गुणनखंड विधि और एक फार्मूला विधि। तो हम लोग चलिए पहले फार्मूला विधि को देखते हैं। तो फार्मूला विधि से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो पहले विविधकर d का मान निकालना होगा। तो d बराबर होता है b², ठीक है, b² - 4ac। तो b² - 4ac, तो b का मान देखिए -5 है, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 5 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 4 × a का मान कितना दिया है, 4ac, a का मान 1 है, c का मान 6 है, तो 25 माइनस
ये देखिए 6 चौक 24, ठीक। 25 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी डी का मान कितना आया 1 आया, जो 0 से बड़ा है। यानी मूल क्या होगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा, ठीक। तो मूल जो है वास्तविक और असमान होगा। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला से जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मूल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस √d बटे में 2a, ठीक है। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि दो मूल निकलेगा, -b, तो b का मान -5 है तो -b हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यानी 5 हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस √d कितना है, तो 1 निकाले थे हम लोग, और बटे में 2a, 2 इंटू a का मान जो है 1 ही है तो 2 ही रहेगा। अब आगे तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 5 प्लस माइनस √1 का मान कितना हो जाता है 1 बटे में 2, ठीक है। अब जो है दो मूल निकालना है तो एक x1 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5, एक बार प्लस लेंगे प्लस 1/2, तो ये 5 और 1 6 बटे में 2, यानी कि कितना हो जाएगा 3 आएगा। तो एक मूल कितना निकल गया 3, और एक मूल निकालते हैं। तो दूसरा मूल के लिए क्या करेंगे, एक बार माइनस लेंगे तो x2 बराबर हो जाएगा 5 और यहाँ -1 बटे में 2, तो कितना हो जाएगा 5 में 1 घटाएंगे तो 4 बटे में 2, ये इधर लिख लेते हैं, ठीक है। 4 बटे में 2 यानी 2 आएगा। तो एक मूल जो है 2 निकला और एक ठो 3 निकला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है। तो एपी में होने के लिए इनके सार्व अंतर का मान जो है वो बराबर होना चाहिए, और सार्व अंतर डी बराबर होता है a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2, ये सब का मान जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो इसमें जब हम लोग a2 माइनस a1 करेंगे तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, फिर 8 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, 16 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। ये यानी कि एपी में नहीं है क्योंकि इनका सार्व अंतर का मान जो है बराबर नहीं है, ठीक है। इसमें देखते हैं। तो 3 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 7 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2, यानी ये संख्या जो है एपी में है। ऑप्शन नंबर बी एपी में है। अगला देखते हैं 5 और 25, ठीक है। तो 25 में 5 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 125 में 25 घटाएंगे तो 100 बचेगा, यानी कि ये भी जो है सार्व अंतर में नहीं है। ऑप्शन ए सी गलत है और इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, एपी दिया हुआ है, इसका 10वां पद क्या है। तो कोई भी एपी दिया हुआ हो और उसका कोई भी पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले से हम लोग किसी भी एपी का कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए 10वां पद निकालना है तो a10 बराबर हो जाएगा a का मान क्या होता है, पहला वाला a है यानी 2 प्लस n माइनस 1d। तो n कितना है 10वां पद यानी 10वां पद निकालना है तो n हो जाएगा 10 माइनस 1 और d। तो d कैसे निकालते हैं, तो सार्व अंतर सबका बराबर होता है। तो 7 में 2 घटाओ या फिर 12 में 7 घटाओ, क्या आएगा 5 ही आएगा दोनों केस में। तो ये क्या है सार्व अंतर यानी d, तो यहाँ 5 ले लेंगे। अब 2 प्लस 10 में घटाएंगे तो 9 और गुने 5, यानी 2 प्लस 9 बचे 45, यानी 45 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 43। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 47, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है। तो इसको भी हम लोग जो है एपी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसी फॉर्मूले से हम लोग जो है इसको निकालेंगे। इसमें हम लोग एपी क्या लेंगे, तो देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाजित है। तो 2 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो 3 से विभाजित है वो हो जाएगा आपका 99 3 से विभाजित है। और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या कहाँ से शुरू होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, ठीक है। तो 10 3 से विभाजित नहीं है, 11 नहीं है, 12 हाँ, तो 12 हो जाएगा इसका सबसे छोटा। अब 12 के बाद क्या होगा, तो 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 15 हो जाएगा। यानी 2 अंक हमको यहाँ मिल गया और ये आखिरी अंक है, यानी कि ये क्या है an है, ठीक है। an का वैल्यू कितना होगा 99 और सार्व अंतर d क्या हो जाएगा, तो 15 में 12 घटाएंगे तो हर बार क्या आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। तो an बराबर हो गया 99 और a क्या हो जाएगा, वो 12 होगा पहला संख्या, तो 12 प्लस n माइनस 1, तो n को तो कैलकुलेट करना है, ये तो वैसे ही रहेगा। d कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ क्या लिखेंगे 12, ये इधर प्लस में इधर आके माइनस में, तो 99 और ये माइनस 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 और ये 3। 99 में 12 घटाएंगे, 9 में 2 7, 9 में 1 8, 87 इक्वल टू n माइनस 1 और 3 हो जाएगा। 3 यहाँ गुना में ही इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, 87/3 करेंगे तो n माइनस 1 का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो 87 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूनी 6 7 8, 2 बचेगा 27 9 तिया
27 यानी 29 बच गया। और n-1 इक्वल टू कितना आया, n-1 इक्वल टू 29 आया, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 29, ये माइनस में है 1, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, यानी 29 प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा 30। तो n का वैल्यू कितना आया 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30। क्वेश्चन नंबर 24 है 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसको हम लोग जो है ईपी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 0 से 50 के बीच का जो विषम संख्या है वो क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ये बढ़ते बढ़ते 49 तक जाएगा। क्योंकि इसका सारवंतर बराबर है, हर बार क्या आएगा, घटाने पर 2 ही आएगा। क्योंकि इसका सारवंतर बराबर है तो ये ईपी में है, और ईपी में है तो हम लोग एसएन बराबर सम जो होता है नंबर का वो हो जाएगा n/2 इंटू ए प्लस एल। ये हमारा जो है पहला संख्या है 1, और एल जो है वो हमारा ए एन या फिर आखिरी संख्या होगा। ठीक है, तो n/2 और a प्लस एल, ये कितना है 1 और आखिरी पद क्या है 49, 49 और 1 50, यानी कि ये 1 और ये कितना है 49। तो n/2 टोटल संख्या कितना है, तो टोटल संख्या हमारा जो है वो होगा, तो वो जो है वो 25 होगा। ठीक है, क्योंकि 0 से 50 के बीच जो है टोटल जो है 50 अंक आएंगे। अगर 1 से शुरू करेंगे तो 1 से 50 के बीच 50 अंक, उसमें से 25 को जो है सम है, 25 को विषम है। तो n क्या हो जाएगा 25, यानी कि 25 बटे में 2 और गुने में यहाँ पर 50। ठीक है, 2 को 50 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25, 25 को 25 से गुना करेंगे, 25 को 25 से, तो ये होता है 625। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 625। क्वेश्चन नंबर 25 है सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त जो है एक दूसरे के समरूप हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समरूप। क्वेश्चन नंबर 26 है आकृति में यदि डी समांतर है बीसी के और डी बी ए ई ई सी का मान दिया है तो ए डी का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको जो है थेल्स प्रमेय से निकालेंगे, थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में दो रेखा, ठीक है, दो भुजा को अगर प्रतिच्छेद करती है कोई रेखा और वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, तब हम जो कहते हैं कि ए डी बटे में डी बी, ठीक है, ए डी बटे में डी बी बराबर होता है ए ई बटे में ई सी के। तो ए डी बटे में डी बी, ए डी का मान कितना दिया गया है, ए डी का मान जो है नहीं दिया है, उसको निकालना है। तो ये होगा ए डी ही रहेगा, डी बी का मान कितना दिया है, तो डी बी का मान यहाँ पर दिया है 2 सेंटीमीटर बटे में 2 बराबर ई का मान 1.5 और बटे में ई सी का मान जो है वो 3 दिया है। तो ए डी का मान निकालना है, तो ए डी को एक साइड रखेंगे और इसको जो है दूसरा साइड ले जाएंगे। तो 2 इधर भाग में, इधर आके गुना में, ठीक, ये इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, लेकिन ये पॉइंट है तो 0.5 होगा। तो 0.5 और गुने 2 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 10 आएगा, और 1 पॉइंट होने के कारण 1 पॉइंट बैठ जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर इसका जो है आंसर होगा। तो 1 सेंटीमीटर किस में आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे जो है कोण 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 या फिर एंगल 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 कसौटी के नाम से जाना जाता है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज जो है समरूप होता है, और इस कसौटी को हम लोग जो है ट्रिपल ए कसौटी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर जो है समरूप है, कैसे, तो देखिए यहाँ पर कोण 60 है, कोण 60 है, फिर 80 है, यहाँ पर भी 80 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर भी 40 है। तो ये जो है समरूप है कौन कसौटी से, ए कौन कसौटी से ये समरूप हो जाएगा। लेकिन इसमें देखना है कि कौन किसके रिस्पेक्ट में समरूप है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो देखिए कोण ए में 60 है और पी में 60 है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए, और इधर से त्रिभुज बनाएंगे तो त्रिभुज पी, ठीक है। और उसके बाद कोण बी में 80 है तो कोण क्यू में 80 है, तो ये कोण बी और ये कोण क्यू हो जाएगा। फिर कोण सी में है और कोण आर में है 40-40, तो सी हो जाएगा, तो यहाँ आर आएगा। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है, पी क्यू आर के। तो यहाँ पर देखिए कौन वाला है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। क्वेश्चन नंबर 29 है यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। तो एक परिमेय से कि यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात दिया हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है उनके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ जो है क्षेत्रफल का अनुपात
बराबर हो जाएगा उनके जो संगत भुजा के अनुपात है उसका वर्ग कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर बटे में 9 का स्क्वायर, यानी 4 4 16 अनुपात हो जाएगा 9 9 81। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16:81। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्षलंब की लंबाई क्या होगी? तो एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजा क्या है? 2a है, यानी कि तीनों भुजा क्या होगी? बराबर होगी। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर होते हैं, तो 2a हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है शीर्षलंब, तो एक यहाँ से शीर्षलंब खींच देंगे। शीर्षलंब क्या, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और ये जो है इस भुजा को 2 भाग में विभाजित करेगा, यानी कुल कितना है? 2a है, तो ये एक तो कितना हो जाएगा? एक भुजा यहाँ से यहाँ तक a हो जाएगा और इधर ये a 2 भाग में बढ़ गया। अब देखिए हमको इस शीर्षलंब का लंबाई चाहिए, तो देखिए यहाँ एक 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये जो त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज, ये पाइथागोरस जो है समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, ठीक है, और ये आधार। तो हमको लंब निकालना है, तो लंब का वैल्यू क्या हो जाएगा? लंब या फिर शीर्षलंब बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस में आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? 2a का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या है? a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब 4a में a स्क्वायर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है? रूट में है। अब यहाँ से अगर इसको बाहर निकालेंगे तो ये a स्क्वायर है, यानी a स्क्वायर है, यानी a बाहर निकल जाएगा और 3 अकेले, यानी ये √3 रहेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए √3 × a। क्वेश्चन नंबर 31 है, त्रिभुज ABC में AB का मान 6√3 सेंटीमीटर है, AC का मान 12 सेंटीमीटर है तथा BC का मान 6 सेंटीमीटर है, तो कोण B का मान क्या होगा? तो ऐसा कोई तो रूल नहीं है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो ये कोण B का मान जो है वो 90 डिग्री हो सकता है। देखते हैं इसको, अगर सेटिस्फाई करता है तो इसमें हम लोग इसको लागू करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय को, तो हम लोग क्या करेंगे? बड़ी भुजा को लेंगे, ठीक है, और बड़ी भुजा का स्क्वायर को देखेंगे तो बड़ी भुजा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। इसका स्क्वायर जो है वो छोटी भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो छोटी भुजा क्या है? AB 6√3 सेंटीमीटर, तो 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर प्लस और BC 6 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 × 36, 6 × 36 हो जाएगा और ये √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 36 को 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, 3 × 3 और 1 10, 108 हो जाएगा प्लस और 6 × 6 36। इसको देखते हैं जोड़ के, 8 6 14 का 4, हाथ में 1, 3 और 1 4 और इधर 1, यानी देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि कोण B का मान क्या होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। किसे? तो देखिए त्रिभुज ABC अगर खींच देंगे तो कोण B वाला ले लेते हैं 90 डिग्री, ये A और ये B और ये C, तो AB, ठीक है, AB का मान यहाँ जो है 6√3 है और इधर जो BC है ये 6 है और AC का मान जो है 12। देखिए ये कर्ण है, ठीक, और कर्ण के सामने वाला कोण क्या होता है? वो 90 डिग्री होता है। तो ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अपरिमित रूप से अनेक। अब ये कैसे होगा? तो मान लीजिए कोई एक वृत्त है, ठीक है, अब उसकी स्पर्श रेखा क्या होगी? तो उस वृत्त को जो कोई रेखा अगर एक बिंदु पर टच करती है सिर्फ, तो वो जो है उसकी स्पर्श रेखा होती है, ठीक है। अब इस वृत्त का जो है अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है। मान लीजिए हम यहाँ से खींचते रहेंगे, ठीक है, अनंत स्पर्श रेखा हो सकता है, अपरिमित रूप से अनेक हो सकता है। मान लीजिए आप पृथ्वी को ही मान लीजिए, एक बड़े से पृथ्वी को आप खींचते रहिए रेखा जितना खींचना, तो अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो ये वृत्त है और वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु, ठीक है, 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर। ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? 12 सेंटीमीटर है और हमको वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो जो स्पर्श रेखा होती है, वृत्त के बाहर के बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा जो होती है वो त्रिज्या पर लंब होती है। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा तो समकोण त्रिभुज बन जाएगा ये। तो ये क्या है? ये आपका जो है ये कर्ण है और ये आपका आधार है, तो ये लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब यानी त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस यानी कि इसका स्क्वायर माइनस में आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169
और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ठीक है 144 हो जाएगा। तो 169 में 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, तो ये 5 2 ये 0 यानी 25 आएगा। तो √25, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पिछले वाला क्वेश्चन जैसा ही है, एक वृत्त है और जो है Q, बिंदु Q से उसके स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो कितना है आपका जो है 24 सेंटीमीटर है, ठीक है 24 सेंटीमीटर है और ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। हमको त्रिज्या निकालना है, फिर से यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये लंब यानी त्रिज्या निकालना है। तो यहाँ r बराबर फिर से कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर 625 हो जाएगा और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा। दोनों को घटाएंगे, 625 में 576 घटाएंगे तो 49 आएगा, ठीक है यहाँ रूट में जाएगा 49 आएगा तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 35 है, दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। एक बड़ा वृत्त, उसके अंदर एक छोटा वृत्त और दोनों सकेंद्रीय है, केंद्र समान है, एक का 3 सेंटीमीटर है त्रिज्या और एक का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है एक 5 सेंटीमीटर और एक जो है ये 3 सेंटीमीटर है। अब उस जीवा की लंबाई, इस जीवा की लंबाई निकालना है जो बड़े वृत्त का ये जीवा है, ठीक है जो छोटे वृत्त को टच कर रहा है। अब ये जीवा क्या होगा छोटे वृत्त की त्रिज्या पर लंब होगा, ठीक। तो अब हमको जो है इसकी क्या निकालना है, ये जीवा की लंबाई निकालना है, ठीक है। और ये जीवा देखिए यहाँ दो भाग में बट जाएगा, इधर भी और इधर भी। तो अगर एक भाग का लंबाई हम लोग निकाल लेंगे तो 2 से गुना करके पूरे जीवा की लंबाई निकाल लेंगे। तो ये तो त्रिज्या है छोटे वृत्त का, ये तो ये कितना हो जाएगा ये 3 सेंटीमीटर और ये देखिए ये इसका क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो कर्ण की लंबाई तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो ये कितना है 5 सेंटीमीटर दिया है और ये 3 सेंटीमीटर दिया है। हमको क्या चाहिए आधार चाहिए, तो आधार बराबर फिर क्या होगा √अंडर कर्ण का स्क्वायर, ये कर्ण है 5 सेंटीमीटर बड़े वृत्त की त्रिज्या और लंब का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या। तो 5 है 25 माइनस 3 तिया 9, तो 25 में 9 घटाएंगे कितना आएगा 16 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो यहाँ √अंडर में कितना हो जाएगा 16, तो 16 का जब ये करेंगे रूट तो ये कितना आएगा 4 आएगा। तो देखिए यहाँ से आधा भाग का कितना निकला है 4, तो पूरा भाग कितना होगा 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 36 है, थीटा केंद्र कोण और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है बराबर थीटा 360 डिग्री इंटू πr², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा थीटा πr² या फिर πr² थीटा बटे में 360 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं। तो एक वृत्त ले लीजिए, अब इसमें अगर हम लोग अंदर में वृत्त के अंदर में कोई भी एक रेखा जो वृत्त के परिधि को इस परिधि को 2 बिंदु पर टच करेगा उसको जो है जीवा बोलेंगे, ठीक। और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो केंद्र से होकर जाएगी और केंद्र से होकर जाएगी तो ये क्या बन जाएगी वृत्त का व्यास बन जाएगी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग जो है व्यास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, r त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करती है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है और ये बराबर होता है आपका थीटा 360 डिग्री 2πr। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा थीटा 360 डिग्री 2πr, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा 360 डिग्री πr²। तो थीटा का मान दिया है 60 बटे 360 और पाई का मान 22 बटे 7 गुने में r², r का मान 6 गुने 6। तो इसको काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 6 छक 36, एक 6 से एक 6 भी कट जाएगा, 22 को 6 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 दूनी 12 13, 132 और नीचे कितना है 60, यानी कि 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। तो
एक घोड़ा यहाँ पर मैदान में मान लीजिए 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। घोड़ा या गाय जो भी समझना है, ठीक है। मैदान में मान लो ये घोड़ा है या फिर गाय है, उसको बांध दिया तो ये घूम घूम के इतना दूर तक चढ़ सकता है, ठीक है। तो एक वृत्त बन जाएगा पूरा, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो ये घूम सकता है ना इतना दूर से इधर से, तो एक वृत्त बन जाएगा। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इसका त्रिज्या क्या होगा 7 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 गुने में आर का मान 7 × 7, 17 से 17 कट गया, 22 × 7 154 ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 154 मीटर स्क्वायर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।